नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लगन आईएएस और हम कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की ये सीरीज़, जिसमें हमने यूरोपियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, डच अंग्रेज़ों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन देखा। और आज हम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, उसको देखेंगे। उससे पहले हम एक बार जो अंग्रेज़ों हो या फ्रांसीसी हो, डच हो या फिर डैनिश हो, पुर्तगाली हो, इनके जो व्यापारिक केंद्र थे या 18वीं शताब्दी तक जो व्यापारिक केंद्र इनके एस्टेब्लिश हो गए थे, स्थापित हो गए थे, वो देख लेते हैं। और थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते जाएंगे कि भाई कब कंपनी आई और उनके जो व्यापारिक केंद्र पहले कहाँ थे और वर्तमान में कहाँ हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैप के माध्यम से। और इससे आपको क्या होगा, एक जो इमेज है वो बन जाएगी कि भाई मसूलीपट्टनम सुन लिया, लेकिन है कहाँ पे। मसूलीपट्टनम हो, पुलिकट हो, पांडिचेरी हो, हुगली हो, चंद्रनगर हो या कोचीन हो, इन ये मैप में है कहाँ। केरल में है, कर्नाटका में है या फिर आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में। इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो इसको हम एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जो कि कर्नाटक का युद्ध होगा, जो कर्नाटक के 3 युद्ध होंगे, उसमें भी काम आएगा, हमें समझने में आसानी होगी किस तरह से अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होगा और वो एक दूसरे की व्यापारिक कंपनियों पर अधिकार होगा। तो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से। पहला व्यापारिक केंद्र मिलता है आपको नागपट्टनम। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पुर्तगालियों के माध्यम से शुरू करते हैं। जो पहले आया उसके माध्यम से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या जो वास्को डिगामा है 1498 में, उसके आने के साथ पुर्तगालियों का आगमन हुआ। और पुर्तगालियों ने जो अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, वो थी कहाँ की थी? कोचीन में। कहाँ की थी? कोचीन में। तो ये कोचीन पुर्तगालियों की फर्स्ट व्यापारिक कोठी बनी। लेकिन आगे चल करके जो कोचीन पे अधिकार हो गया, वो किसका हो गया? डचों का हो गया। व्यापारिक अधिकार ज्यादा किसका हो गया? डचों का हो गया। फर्स्ट जरूर पुर्तगालियों की थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने कोचीन, कालीकट यहां से हटा करके अपना केंद्र कहां कर दिया था? गोवा में। तो गोवा बेसिकली जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कहाँ? यहाँ पे। लेकिन जो कोचीन है वो फर्स्ट व्यापारिक कोठी तो थी, लेकिन किसका अधिकार रहा? डचों का, है ना। इसके बाद पुर्तगालियों का जो और अधिकार था वो कहां था? दमन, दीव एवं दमन पे। दमन और दीप जो कहां पे? जो दमन है वो कहां है? सूरत और मुंबई के बीच में था, और दीप कहां है? गुजरात में। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद बेसिकली पुर्तगालियों के बाद जो आगमन हुआ वो किसका हुआ? डचों का। तो डचों का जो अधिकांश केंद्र था वो कहां था? उनका जो था व्यापारिक केंद्र वो कहां था? मसूलीपट्टनम में। लेकिन उन्होंने उनका जो मुख्यालय था वो कहां बनाया हुआ था? उन्होंने नागपट्टनम में। तो नागपट्टनम हुआ, मसूलीपट्टनम हुआ, ये यहाँ पे किसका? डचों का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन आगे चल के जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशर्स ने अपना जो व्यापारिक कोठियां या अधिकार क्षेत्र वो किस पे कर लिया? मसूलीपट्टनम पे कर लिया, जिससे केवल नागपट्टनम है ये डचों के अधिकार में रह गया। हालांकि पहली जो व्यापारिक कोठी थी, पहली व्यापारिक कोठी थी डचों की, वो कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम जहां पर किसका अधिकार है? व्यापारिक जो किसका है? ब्रिटिशर्स का है। लेकिन पहली व्यापारिक कोठी किसकी थी यहाँ पे? डचों की। और आपको पता है डचों का जो कंपनी की स्थापना है वो आपको पता है, आपने देखा होगा कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डचों के बाद देखते हैं किसका? जो अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य 18वीं शताब्दी तक आते आते काफी क्षेत्रों में फैल गया था। जैसे हम देखेंगे जो था हमारा फोर्ट सेंट डेविड, इसका नाम याद रखना, क्योंकि आगे चल के कर्नाटक के तृतीय जो वॉर होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है, उसमें ये बार बार आएगा, फोर्ट सेंट डेविड। और फोर्ट सेंट डेविड है कहाँ? तो ये कहाँ है? ट्रंकोबार और किसके बीच में है? पांडिचेरी के बीच में। क्या था? फोर्ट सेंट डेविड था। फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर ही क्या था? पांडिचेरी। और पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। ये फ्रांसीसियों का केंद्र था। फ्रांसीसियों का केंद्र क्या था? पांडिचेरी। लेकिन आपको याद रखना है, फ्रांसीसियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ थी? सूरत में। फर्स्ट व्यापारिक कोठी कहाँ थी? किसकी? फ्रांसीसियों की। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे हुई थी? सूरत में। और यहीं पे किसकी थी? ब्रिटिशर्स की भी थी। ब्रिटिशर्स की भी क्या थी? पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? सूरत में।
है ना। और आगे एक आपको केंद्र आता है मद्रास। मद्रास में किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का था। और मद्रास में उन्होंने एक किले या दुर्ग की स्थापना की थी, वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अंग्रेजों के दक्षिण में कितने के फोर्ट दिख रहे होंगे आपको? फोर्ट सेंट जॉर्ज किसका किसका था? ये था किसका? अंग्रेजों का। एक कौन था? फोर्ट सेंट डेविड, इस पे भी किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का अधिकार था। इसके बीच में था पांडिचेरी, जहां पे किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। और इसी पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने एक दुर्ग की स्थापना की थी, फोर्ट लुई। किसकी दी थी? फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई कहाँ था? पांडिचेरी में। आपके फोर्ट लुई हो, फोर्ट सेंट डेविड हो, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो, ये सारे के सारे आप मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भी किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का क्षेत्र था। अब इनको दो को आपको याद रखना है। एक है कलकत्ता। कलकत्ता में जो स्थापना ही है किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने की थी, है ना। और उसमें कलकत्ता में ही जो किला था, जो या फिर व्यापारिक कोठी जो थी, किलेबंद कोठी थी, वो उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। और यहाँ पे अधिकार किसका था? ब्रिटिशर्स का था। अब आपको देखना है इसी के बगल में साइड में एक केंद्र आता है, वो आता है सेरामपुर। सेरामपुर में किसका अधिकार था? वो था डेनिस का। किसका था? डेनिस का था। इसके बाद इसके ऊपर है चंद्रनगर। इसको याद रखना, चंद्रनगर काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र था। किसका था? फ्रांसीसियों का। चंद्रनगर काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना चंद्रनगर को। अभी आगे चल के आएगा कि आगे चल के जब हम देखेंगे, जब थर्ड कर्नाटक वार होगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा, तो अंग्रेज क्या करेंगे? इसे चंद्रनगर को, माहे को, इन पर कब्जा कर लेंगे फ्रांसीसियों का। अब इधर एक और चीज दिख रहा होगा आपको, कालीकट। कालीकट में किसका अधिकार रह गया? क्या किसका व्यापारिक अधिकार है? व्यापारिक क्षेत्र किसका हो गया था? ये 18वीं शताब्दी तक आते आते 18th सेंचुरी तक कालीकट पे किसका? पुर्तगाली का। और माहे पे किसका हो गया? फ्रांसीसी का। याद रखना, माहे पे किसका अधिकार? फ्रांसीसियों का। ठीक है। 18 और ये 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 1700 से लेकर के कितना? ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, जो कि आगे चल के समझने में काम आएंगे कैसे कैसे, कि जो केंद्र थे, मुख्य प्रमुख केंद्र थे, कि भाई पुर्तगालियों का, डचों का, डेनिस का और अंग्रेजों का, ये केंद्र 18वीं शताब्दी तक किस किस के रह गए। तो ये आपको एक आपका दिमाग में मैप बन जाएगा, जो आगे भी काम आएगा और पिछली क्लासेस को भी रिमेंबर याद करने में काम आएगा। इसमें एक ट्रंकोबार रह गया था। ट्रंकोबार यहाँ पे किसका था? डेनिस का। इनकी फर्स्ट व्यापारिक कोठी भी यही थी, ट्रंकोबार थी। ठीक है। अब हम कर्नाटक वार को युद्ध करने से शुरू करने से पहले, कर्नाटक के युद्ध को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज देख लेते कि भाई इसी 18वीं शताब्दी तक आते आते जो भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। तो वो छोटे छोटे राज्य कौन कौन से थे, उसको भी देख लेते हैं एक बार। दरअसल क्या है, 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू होता है। हालांकि पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन औरंगजेब के बाद इसका पतन तेजी से शुरू होता है। और इसके बाद लगातार नए स्वतंत्र राज्य, नए स्वायत्त राज्य, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मैसूर हो, इनकी स्थापना भारत में शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक केंद्रीय शक्ति के रूप में मुगल साम्राज्य था, जिससे भारत का एक क्षेत्र क्या था? बड़ा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक लगातार पतन होगा और उससे नए छोटे छोटे राज्य बनकर सामने आएंगे, बंगाल, मैसूर, ये राज्य बनकर सामने आएंगे। जिससे क्या होगा, भारत के क्षेत्र में एक केंद्रीय शक्ति या केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाएगा, जिसका फायदा फ्रांसीसी उठाने की कोशिश करेंगे और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेज सामने आ जाएंगे। और इस क्रम में दोनों के बीच में संघर्ष होगा। तो उस समय हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ थे। उसका एक हम खाका अपने दिमाग में तैयार कर लें। चलिए, तो क्या था, 18वीं शताब्दी तक आते आते एक यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो राज्य बनकर सामने आया वो था कर्नाटक। वर्तमान कर्नाटक यहाँ है। वर्तमान कर्नाटक कहाँ है? पश्चिम की साइड, महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र और केरला के बीच में यहाँ। लेकिन उस समय का जो कर्नाटक था वो ये था कर्नाटक। और कर्नाटक में जो शासक करने वाला प्रमुख शासक हुआ करता था, या शासन करने वाले हेड को, प्रमुख को कहा जाता था नवाब। ये कर्नाटक हुआ करता था। यहां पर हुआ करता त्रावणकोर। यहां पर हुआ करता था पूरा का पूरा जो शासन है वो हुआ करता था किसका? मैसूर।
मैसूर राज, टीपू सुल्तान, हैदर अली, आप आगे चल के पढ़ेंगे। मैसूर, त्रावणकोर, कर्नाटक, और ये जो क्षेत्र था ये था हैदराबाद कहलाता था, हैदराबाद। और हैदराबाद में जो शासक करते थे वो थे कौन? निजाम। ये पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही क्या थे? क्षेत्र थे। लेकिन क्या होता है, जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होगा तो जो इनके अंदर करने वाले सामंत हैं, गुलाम हैं, वो क्या करेंगे? छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर देंगे। नवाब, निजाम पहले जो मुगल के शासन के अंतर्गत कार्य करते थे या उसके अधीन थे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। इधर हैदराबाद, ये पूरा क्षेत्र था वो किसका था? मराठाओं का था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे मराठाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र था ये था बंगाल, बंगाल का हो जाएगा, जिसमें बंगाल में शासन करेंगे कौन? नवाब। नवाब, इसको याद रखना है आपको। कर्नाटक यहाँ है। अब आप देख रहे हो कर्नाटक में ही अधिकांश, चाहे पांडिचेरी हो, चाहे मद्रास हो, फोर्ट सेंट डेविड हो, ट्रंकोबार है, वो किस में आ जा रहे हैं? इस कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आ जा रहे हैं। उस समय कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आ जा रहा है। और इस समय कर्नाटक में शासन कर रहे हैं अनवरुद्दीन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको एक दिमाग में याद रखना है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ मैसूर है, ट्रंकोबार है, यहाँ पे कौन है? हैदराबाद है, जिसमें शासन कौन कर रहा है? निजाम। और यहाँ मराठा, और यहाँ पे बंगाल, जिसका शासन कर रहे हैं कौन? नवाब। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कर्नाटक के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ व्यापार करने के उद्देश्य से। व्यापार किया इन्होंने, लगभग 100-150 साल व्यापार किया। लेकिन अब आगे चलकर क्या होता है कि जब पहले तो एक व्यापारिक कंपनी आएगी, वो कौन आएगी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे, डचों के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। अब अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में इन सारी कंपनियों में मूल रूप से 4 कंपनियों, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्योंकि डेनिश कंपनी तो पहले शुरुआत से ही कमजोर थी और वो 1745 तक अपने सारे जो क्षेत्र हैं, व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं, वो अंग्रेजों को बेच करके चले जाती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे अपना जो व्यापार नहीं चला पाएंगे ठीक से। तो मूल रूप से इन चारों के बीच में एक संघर्ष होता है, जिस संघर्ष में पुर्तगाली और जो डच हैं वो पहले ही क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। अब मूल रूप से बच जाएंगे कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब इन दोनों में आर्थिक राजनीतिक लाभ को लेकर के, मूल रूप से आर्थिक लाभ, इन लाभ को लेकर के क्या होगा? आपस में संघर्ष होगा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, जो संघर्ष मूल रूप से वांडीवास के युद्ध के बाद खत्म हो जाएगा, जिसमें अंग्रेज विजय होंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध में। अब चूंकि एक इस समय क्या था, एक तो आपस में अंग्रेजों का, एक बैकग्राउंड देखें, भारत की जो कंडीशन है 18वीं शताब्दी तक वो क्या हो गई थी उसको देखते हैं। अब इसे आप समझ लेंगे, इसके बाद क्या होगा? लगातार जो अंग्रेजों का विस्तार होगा, चाहे बंगाल में हो या हैदराबाद में हो, कर्नाटक में हो, मराठाओं के पास हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। और अंग्रेजों की नीति भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। पहले हम देखते हैं क्या था प्रारंभ में। क्या हुआ प्रारंभ में? पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। अब इन लोगों ने आपस में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के आपस में युद्ध किया और एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश की, है ना। ये सीधी सी बात है। आप देखेंगे, मान लीजिए एक बाजार है, एक ए बाजार है जिसमें एक बाजार है इसमें 4 कंपनियां, 1 2 3 4 4 कंपनियां या 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें कार्य करती हैं। अब जो भी ग्राहक आएंगे वो किसके पास आएंगे? इसके पास भी आएंगे, इसके पास भी आएंगे, इसके पास भी आएंगे, इसके पास भी आएंगे। अब ये चाहेगा अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से कि सारे ग्राहक मेरे पास आए, तो इसका इससे इन सब चारों का आपस में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। अगर ये प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और एक कोशिश करेगा कि इस बाजार पे, पूरे बाजार पे मेरा एकाधिकार हो, जिससे अधिक से अधिक मैं लाभ कमा पाऊं। ये करेगा इस चक्कर में इन चारों में आपस में क्या होगा? संघर्ष। ऐसे ही इनके बीच में हुआ व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिसमें तीनों डेनिश, डच, पुर्तगाली पहले ही कमजोर हो चुके थे। अब बच गए अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इनमें आपस में संघर्ष चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच 18वीं शताब्दी में
भारत में नए छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हो जाएंगे। नए छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हो जाएंगे तो इन राज्यों की आपस में मतभेद, लड़ाइयाँ होंगी। दूसरा क्या होगा, इन्हीं राज्यों में आपस में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होगा, जिसका लाभ उठाना चाहेंगे कौन, फ्रांसीसी, और फिर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएंगे। और इसी क्रम में क्या होगा, भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप जो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों का होगा, जिस क्रम में आगे चल के फ्रांसीसी हार जाएंगे और फिर अपना प्रभुत्व अंग्रेज स्थापित कर लेंगे। तो इसी संघर्ष, इसी आपस में प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष के चलते अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कर्नाटक क्यों इसका नाम दिया, क्योंकि युद्ध तो जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला कर्नाटक का युद्ध। हेडिंग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। जिसमें पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये चलता है 1746 से लेकर 248 तक। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये बाद में देखेंगे, बोर्ड पर लिख के देख लेंगे। इससे पहले इसकी एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए दरअसल क्या है, भारत में तो, या भारत में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, विश्व के अन्य क्षेत्रों में हो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के पहले से ही संघर्ष चल रहा था, ये आपने देखा। इसी बीच क्या होता है, ऑस्ट्रिया, एक राज्य यूरोप का, ऑस्ट्रिया, इसके उत्तराधिकार को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, ये यूरोप में है, यूरोपीय परिस्थितियां हैं, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आपस में क्या होता है, मतभेद होता है, संघर्ष होता है, युद्ध होने लग जाता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ भी फ्रांसीसी अंग्रेज, वहाँ भी फ्रांसीसी अंग्रेज, तो यूरोप के जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। और इसी क्रम में एक अंग्रेज अधिकारी बोनेट, अब अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, बोनेट, ये फ्रांसीसियों के जो जहाज हैं, फ्रांसीसियों के जहाज पर क्या कर लेता है, युद्ध, यहां आक्रमण करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। ये जहाज थे किसके, फ्रांसीसियों के, इस पर कब्जा कर लेता है कौन, अंग्रेज कर लेते हैं, अंग्रेज अधिकारी एक बोनेट कर लेता है। अब इसके बदले में क्या होता है, जो भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर हुआ करता था, डुप्ले, सॉरी पुर्तगालियों का नहीं, फ्रांसीसियों का, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी अंग्रेज की बात कर रहे हैं। तो बोनेट ने इनके जहाजों पर क्या कर लिया, कब्जा। इसके बदले में डुप्ले ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, मद्रास में क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और मद्रास किसका, अभी हमने देखा था पहले, मद्रास पर किसका अधिकार था, वो अधिकार था किसका, अंग्रेजों का। तो डुप्ले मद्रास पर हमला करता है, आक्रमण करता है और मद्रास पर कब्जा कर लेता है। हो गया, बदला पूरा हो गया। यहां अंग्रेजों ने जहाज लूटे किसके, फ्रांसीसियों के। तो फ्रांसीसियों के जो गवर्नर है, कौन गवर्नर जो था, डुप्ले ने क्या किया, अंग्रेजों के जो मद्रास क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, अब कब्जा कर लेता है, और मद्रास चूंकि किस राज्य में आ रहा था, हमने देखा था किसमें था, कर्नाटक में। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो अंग्रेजों ने कहा कर्नाटक के नवाब को, कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे उस समय अनवरुद्दीन से अंग्रेजों ने कहा कि आपके क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने हमारे मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो आप सहायता कीजिए, आप फ्रांसीसियों से कहिए कि यहां से हट जाएं। तो अनवरुद्दीन ने, या कर्नाटक के नवाब ने, फ्रांसीसियों से कहा कि भाई आप मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दीजिए। लेकिन फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने इस बात को नहीं माना, और फिर अनवरुद्दीन और किसके बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में, डुप्ले और अनवरुद्दीन का जो सेना नायक था महफूज खां, तो अनवरुद्दीन
अनवरुद्दीन किसका नवाब है? कर्नाटक का। उसका सेनानायक महफूज खां और डुप्ले के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन हार जाता है। ये पहली हार भारतीय राज्यों की, भारतीय रियासतों की, भारतीय राजाओं की यूरोपियों से पहली हार थी। अभी तक आपस में संघर्ष चल रहे थे इनके, फ्रांसीसी हो अंग्रेज हो, लेकिन भारतीय राज्य में जो पहली हार हुई वो किसकी? जो फ्रांसीसियों ने किसको हरा दिया? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को, महफूज खां को। पहली हार बनकर सामने आते हैं किसकी? भारतीय राज्यों की। किससे? यूरोपियों से। और इसमें समझ में आ जाता है कि भाई यूरोपियों की छोटी सेना भी इन्हें हरा सकती है। इसकी वजह क्या थी? कारण था डुप्ले का जो तोप खाना था, उस समय की टेक्नोलॉजी थी, जो तोप खाने की वजह से अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। अब हार जाती है, इसके बाद क्या होता है? अब इस युद्ध की समाप्ति कहाँ होती है? अब यूरोप में क्या है, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष था उसकी समाप्ति होती है एक संधि के तहत। वो होती है कौन सी? एक्स-ला-शापेल की संधि। कौन सी संधि? एक्स-ला-शापेल। एक्स-ला-शापेल की संधि होती है 1748 में। 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, और इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, जो युद्ध था, वो समाप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में भी क्या हो जाता है? इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और इस संधि की जो शर्तें हैं वो आपको याद, उस संधि की शर्तें वो आपको याद रखना। उसमें क्या कहा गया कि भाई मद्रास को जो क्षेत्र था, मद्रास का जो क्षेत्र था, जो किसका था? अंग्रेजों का था, लेकिन इस पर कब्जा किसने कर लिया था? फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रांसीसियों से कहा गया कि भाई आपने जो मद्रास पर कब्जा किया है वो वापस कर दो। किसको? अंग्रेजों को। किसको वापस कर दो? अंग्रेजों को। और फिर कहा भाई हमें क्या मिलेगा? फ्रांसीसियों ने कहा, तो फ्रांसीसियों से कहा गया कि भाई अमेरिका में जिस पर हमने कब्जा किया है वो था क्या कहते, लुईबर्ग। लुईबर्ग पर जो हमने कब्जा किया है वो हम वापस कर देंगे। तो भाई फ्रांसीसियों को लुईबर्ग मिल गया और अंग्रेजों को अपना मद्रास मिल गया, यानी बराबरी का हो गया इसमें। और इस एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है। अब कर्नाटक के द्वितीय वॉर को शुरू करने से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है वो ये है, वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आपको याद रखना है कि भाई कर्नाटक का जो प्रथम वॉर है, फर्स्ट युद्ध है, हुआ कब था? 1746 से लेकर 48। इसका सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो रखना है कारण। तो कारण कौन से? एक तो अप्रत्यक्ष कारण था, वो था कौन सा? यूरोप का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यूरोप का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और इस उत्तराधिकार को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अब ये हुआ। दूसरा क्या रखना है? दूसरा कारण क्या? कौन सा? प्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण क्या था? अंग्रेज अधिकारी बोनार्ट ने कब्जा कर लिया किसके जहाजों पर? फ्रांसीसियों के जहाजों पर। तो जहाज का जो कब्जा है उसको याद रखना है, जहाजों पर कब्जा, ये द्वितीय डायरेक्ट भारत में जो कारण था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, किन किन के बीच में हुआ? मूल रूप से तो किसके बीच में हुआ? आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच में। मूल रूप से किसके बीच में था ये? आंग्ल फ्रांसीसी। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मूल रूप से अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में था। लेकिन अगर बाहरी रूप से देखें तो किस किस की सेना लड़ रही थी? लेकिन बाहरी रूप से किस किस की सेना लड़ रही थी? वो था कौन सा? कर्नाटक। इस कर्नाटक के नवाब की सेना, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? महफूज खां। सेनानायक कौन? महफूज खां। महफूज खां। तो मूल किसके पीछे? महफूज खां। और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो डुप्ले। तो कभी आ जाए कि कर्नाटक और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ ये युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तो बात सही है। और मूल रूप से आंग्ल फ्रांसीसी के बीच में था। मूलतः किसके बीच में था? आंग्ल फ्रांसीसी के बीच में था। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि चूंकि ये युद्ध बेसिकली कर्नाटक और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, इस वजह से ये नाम किसका आ गया? बीच में कौन आ गया? कर्नाटक। और आगे चलकर भी कर्नाटक के उत्तराधिकार, हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के होगा। इस वजह से इन युद्धों का नाम क्या पड़ने लग जाता है? कर्नाटक के वॉर, कर्नाटक के युद्ध पड़ने लग जाता है, क्योंकि बीच में फंस जाते हैं कर्नाटक के नवाब। ठीक है। दूसरी जो बात आपको याद रखना है इसमें, वो याद रखना है क्या? इस युद्ध की समाप्ति होती है किस चीज से होती है? वो युद्ध की समाप्ति वो होती है किससे?
एक्स-ला-सैपेल की संधि से। युद्ध समाप्त होता है किससे? एक्स-ला-सैपेल की संधि से। और एक्स-ला-सैपेल की संधि कब होती है? 1748 में। और एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत क्या है? मद्रास वापस मिल जाता है अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को मिल जाता है वापस क्या? लुईबर्ग। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जो देखना है वो हम देखेंगे कौन सा? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को देखते हैं। और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का जो बैकग्राउंड है वो यूरोप ना होकर भारतीय रहता है। तो कर्नाटक के सेकेंड वार जो है उसका कारण था भारतीय। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और ये होता है 1749 से 1754, 5 साल चलता है। अब इसकी वजह क्या रहती है? देखिए, दरअसल इसकी वजह है ये डुप्ले की पॉलिसी, इसकी मूल वजह रहती है। डुप्ले भाई साहब ने एक पॉलिसी या एक नीति, एक कूटनीति का जन्म दिया जो थी राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ कमाने की। डुप्ले ने सोचा कि अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा? हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। क्योंकि देखिए क्या है, दरअसल अभी यूरोपीय क्या करते थे भाई? यूरोप से पैसा लाए, यूरोप से संपत्ति या धन लाते थे और यहां से चीजों को खरीदा। यहां से क्या किया? यहां से चीजें खरीदी और यूरोप में जाके बेच दी। पैसा लाए, चीजें खरीदी और बेच दी। अब चूंकि उन्होंने सोचा कि राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा? हमें राजाओं के द्वारा क्या मिलेगा? जमींदारी मिल सकती है, यहाँ पे कर में छूट मिल सकती है, क्योंकि यूरोपीय जो व्यापारी थे उनसे बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, तो कर में छूट मिलेगी। और कई बार हुआ कि भाई कहीं की जमींदारी तक मिल गई इनको। जमींदारी मिलने से ऊपर से जो कर देना पड़ता था, कर देना तो छोड़िए, कर यहाँ से कर वसूलने लग गए और उसी कर से यहाँ से चीजें खरीदी। मतलब अब यूरोप से हम कुछ नहीं लाएंगे, यहाँ रहेंगे, यहीं से पैसा कर के रूप में वसूलेंगे और फिर यहीं से चीजें खरीदेंगे और व्यापार करेंगे। मतलब अब यहां से लाना कुछ भी नहीं है, तो लाभ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉलिसी डुप्ले की कि भाई राजनीतिक हस्तक्षेप करके हम आर्थिक लाभ कमा सकते हैं अधिक से अधिक, ये डुप्ले की पॉलिसी का कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी को आगे बढ़ाया किसने? क्लाइव ने। और फिर इसी पॉलिसी के तहत बंगाल पे, मैसूर पे या अन्य राज्यों पे अधिकार किया किसने? अंग्रेजों ने। हालांकि फ्रांसीसी तो कमजोर हो जाते हैं आगे चल करके वांडीवास के युद्ध में, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कौन? अंग्रेज बढ़ाते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप की जो नीति है। तो सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध है उसकी वजह क्या रहती है? दरअसल आपने देखा अनवरुद्दीन शासन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कर्नाटक में कर रहे हैं। लेकिन अनवरुद्दीन का युद्ध हो गया था, किससे हो गया था? फ्रांसीसियों से हो गया था। फ्रांसीसियों है ना, यानी अनवरुद्दीन की साइड कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। अब क्या होता है कि कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक और हैदराबाद, अभी तक तो कर्नाटक था, अब आ जाता है कौन? हैदराबाद और आ जाता है। इन दोनों का, क्योंकि इसमें यूरोपीय परिस्थितियां नहीं है बल्कि भारतीय परिस्थितियां इस सेकंड कर्नाटक के युद्ध के लिए क्या थी? जिम्मेदार थी। कर्नाटक और हैदराबाद में दोनों में होता है उत्तराधिकार का संघर्ष, और इस उत्तराधिकार के संघर्ष का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कौन? फ्रांसीसी, और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप बदले में अंग्रेज आ जाते हैं। तो कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था उसमें भिड़ जाते हैं कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी।
कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष कैसे होता है कि भाई कर्नाटक में शासन कर रहे थे अनवरुद्दीन, कर्नाटक में नवाब थे